दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और विचारक कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक विचारों के बारे में। इसमें हम मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद और इतिहास की विकास की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई है इसके बारे में, साथ ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तथा राज्य और अलगाववाद के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अंत में हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन और प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, रचनाएं और संपूर्ण राजनीतिक विचारों के संबंध में महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले आप जानते भी हैं दोस्तों, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्यों? कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहने वाला प्रथम राजनीतिक विचारक नहीं था। मार्क्स के पहले अनेक ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए थे। इसमें मुख्य रूप से सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लांक और इंग्लैंड में जॉन द डिसमेंडी, विलियम थॉमसन और रॉबर्ट ओवेन आदि विचारक थे। ये विचारक कैसे थे? तो ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान जो धन की विषमता थी, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप नीति थी, इसकी इन लोगों ने कटु आलोचना की थी। और इन विचारकों ने आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये विषमता या असमानता अंतर किन कारणों से उत्पन्न होता है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। वेपर ने कहा है कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के पौधों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। इसलिए मार्क्स के पूर्व के जो समाजवादी हैं उनको यूटोपियन सोशलिस्ट या स्वप्न लोकीय समाजवादी, कल्पना लोकीय समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स खुद लिखता है कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे, लेकिन दार्शनिकों का मुख्य कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं बल्कि उसे बदलना है। इसलिए मार्क्स के द्वारा जो प्रतिपादित समाजवाद है वो काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है और इसी कारण मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। तो आप जान लीजिए, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म के जनक के रूप में याद किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्क्स के पूर्व अनेक विचारक रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, प्रूधो और चार्ल्स फोरियर जैसे अनेक अंग्रेज और फ्रेंच विचारक हुए जिन्होंने समाजवादी विचार व्यक्त किया और आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल दिया। लेकिन इन्होंने कोई भूमि या आधार तैयार नहीं किया जिसके आधार पर समाज में ये विषमता दूर की जा सके और समानता की स्थापना की जा सके। दोस्तों, ये जो स्वप्नलोकी विचारक थे उन्होंने ये नहीं बताया कि समाज में सामाजिक विषमता क्यों उत्पन्न होती है, उसका उत्पादन के साधनों के साथ क्या संबंध होता है, और इन विचारकों ने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझने की कोशिश भी नहीं की थी। और इस दिशा में सबसे पहले कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रयास किया गया, जिन्होंने स्वप्नलोकीय समाजवाद की वास्तविकता के धरातल पर उतारने का कार्य किया। और मार्क्स ने एक वैज्ञानिक की तरह ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करके सामाजिक प्रगति के लिए जो उत्तरदायी तत्व या कारक थे उनको खोजा। और मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था की जो असंगतता थी, विषमता थी, असमानता थी और जो बुराइयां थीं उनका उल्लेख करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर वर्ग विहीन यानी क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए विधिवत प्रक्रिया का निरूपण किया कि किस तरह से ये असमानता और विषमता तथा अन्याय पर आधारित व्यवस्था को समाप्त किया जा सके और समानता तथा वर्ग समानता या वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सके जिसमें कोई वर्ग न रहे और सभी लोग समान रहें। अब आइए एक सामान्य जीवन परिचय जान लेते हैं कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जन्म
18 में मार्क्स का जन्म 1818 में दोस्तों हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में प्रसिया, जो कि वर्तमान उत्तरी जर्मनी है, वहाँ पर एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स 1842 में रिहिंस्के जैतुंग नामक समाचार पत्र का संपादक बना और मार्क्स के उग्र और क्रांतिकारी लेखन के कारण एक वर्ष बाद ही 1843 में ये दैनिक समाचार पत्र सरकारी कोपभाजन का शिकार होकर बंद हो गया। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिब्ज नामक स्थान में यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जब मार्क्स 6 साल का था तो उसके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया था और स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हो गए थे। मार्क्स की इच्छा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद प्राप्त करने की थी, लेकिन विश्वविद्यालय में उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले जो व्यक्ति थे, उसके शासन विरोधी नीतियों के कारण उनको अध्यापन कार्य से जो है निकाल दिया गया। और जब ये समाचार पत्र बंद हुआ तो उसके बाद मार्क्स के जीवन का निर्वासन का पहला काल प्रारंभ हुआ। सरकार का अपने प्रति विपरीत व्यवहार देखते हुए मार्क्स जर्मनी छोड़कर पेरिस आ गया। पेरिस में मार्क्स ने फ्रैंको जर्मन शब्दकोश, जो कि डिक्शनरी थी, इंसाइक्लोपीडिया फ्रैंको जर्मन शब्दकोश, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1843 में 25 वर्ष की आयु में मार्क्स ने जैनी से विवाह किया। दोनों पेरिस चले गए। पेरिस में मार्क्स फ्रैंको जर्मन शब्दकोश का संपादक बना, किंतु वो अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण इस पत्र का प्रकाशन थोड़े समय बाद ही बंद करना पड़ा था। और आप जान लीजिए कि फ्रांस में मार्क्स का परिचय 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो फ्रेडरिक एंगल्स थे ये महत्वपूर्ण उद्योगपति थे और फ्रांस में ही इनका परिचय 1844 में एंगल्स से हुआ, जो कि एक धनी व्यापारी का पुत्र था और एंगल्स के साथ उसकी ये मित्रता मार्क्स के मृत्यु पर्यंत चलती रही थी। मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों के कारण उसको पेरिस से भी निष्कासित कर दिया गया और पेरिस से निष्कासित होने के बाद वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स चला गया था। एक महत्वपूर्ण तिथि याद रखिएगा कि मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की। इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। 1848 में फ्रांस में क्रांति प्रारंभ होने के बाद मार्क्स पुनः जर्मनी वापस चला आया और जर्मन नगर कोलेन में नौ रिहिंस्के जैतुंग नामक क्रांतिकारी पत्र का संपादक बना और उग्र लेखन के कारण मार्क्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 1849 में उसे जर्मनी से पुनः निष्कासित कर दिया गया। इस पर वो पुनः फ्रांस लौट आया, जहां पर उसे राजनीति से पृथक रहने की शर्त पर ही वहां रहने की इजाज़त दी गई। इस पर वो फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चला गया, जहां पर उसने जीवन के शेष वर्ष गुजारे थे। और आप जान लीजिए कि इंग्लैंड में प्रवास के दौरान ही मार्क्स ने दास कैपिटल यानी पूंजी नामक ग्रंथ की रचना की और इस पुस्तक का प्रथम भाग उसके जीवन काल में ही 1867 में प्रकाशित हुआ, जबकि शेष 2 भागों का प्रकाशन उसकी मृत्यु के बाद उसके मित्र एंगल्स द्वारा एकत्रित सामग्री और टिप्पणियों के आधार पर तैयार कर 1885 और 1894 में इसके 2 अन्य भागों का प्रकाशन किया गया। मार्क्स द्वारा जो रचित दास कैपिटल है उसको साम्यवादी विचारधारा की गीता या बाइबिल घोषित किया गया है और इस ग्रंथ में मार्क्स की आधारभूत धारणाएं, मूल सिद्धांत निहित हैं और इस ग्रंथ में मार्क्स द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का गंभीर विश्लेषण करके ये बताया गया है कि भविष्य में पूंजीवादी समाज के स्थान पर नए समाज का निर्माण होगा, जिसमें भूमि और उत्पादन के साधन सार्वजनिक स्वामित्व में होंगे। और मार्क्स की मृत्यु दोस्तों 1883 में इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा। मार्क्स की रचनाएं कौन कौन सी हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मार्क्स की रचनाएं और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे अध्ययन की दृष्टि से वो कौन सी है, इसको आइए जानते हैं। तो मार्क्स की प्रमुख रचनाएं द होली फैमिली, इसका पहली बार प्रकाशन 1845 में हुआ था। थीसिस ऑन फ्योरबाख 1845 में, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में,
द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में, इंट्रोडक्शन टू ए कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है 1859 में, और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में, द सिविल वार इन फ्रांस 1870-71 में। तो होली फैमिली जो है ये 1844-45 में प्रकाशित हुआ था। 1847 में दरिद्रता का दर्शन यानी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी का प्रकाशन हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र, ये आपने पढ़ा है, साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। और पूंजी प्रथम खंड 1877 में, अन्य दो खंडों को एंजेल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद उसको 1885 और 1894 में प्रकाशित कराया था। और आप जान लीजिए कि इसमें साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल, दो ग्रंथ इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आइए कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य संबंधी धारणा और अलगाववाद का सिद्धांत, ये कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहले इसमें हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत उसके संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है, जिसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहा जाता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल से, द्वंद्वात्मक पद्धति से और भौतिकवाद का दृष्टिकोण भौतिकवादी विचारक फ्यूरबाख से ग्रहण किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। द्वंद्ववाद का सिद्धांत मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से, और मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद का सिद्धांत इसने भौतिकवादी विचारक फ्यूरबाख से ग्रहण किया था। आप जान लीजिए कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द द्वंद्वात्मक है, ये उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास होता है, यानी डायलेक्टिकल द्वंद्ववाद के द्वारा सृष्टि का विकास हुआ है। और दूसरा भौतिकवाद जो सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। आप जान लीजिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में ये हमारा मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करता है। मार्क्स के अनुसार पहला शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिससे सृष्टि का विकास होता है, और दूसरा तत्व यानी भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। हेगल ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति का जो है वर्णन किया है उसमें तीन भाग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति में तीन अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति जो है इसका आधार हेगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति की आधार हेगल का द्वंद्ववादी दर्शन है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित तो है, लेकिन हेगल की इस पद्धति को मार्क्स संशोधित रूप में स्वीकार करता है, जहां हेगल आदर्शवादी विचारक होने के कारण अपने द्वंद्ववाद को जो है आदर्श या प्रत्यय यानी आइडिया को वहां पर वो सर्वोच्च स्थान देता है। वहीं मार्क्स ने भौतिकवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और खुद मार्क्स कहता है कि हेगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, जिसे मैंने पैरों के बल पर खड़ा कर दिया है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं, उसको जानना जरूरी है। जैसे वो कहता है कि वाद जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो वाद है समाज की साधारण स्थिति है, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया यानी उसका रिएक्शन होता है, तो प्रतिवाद यानी एंटीथेसिस उत्पन्न होता है, और ये प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। तो दो प्रतिवादों के संयोग से सिंथेसिस या संवाद की उत्पत्ति होती है, और वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर
चलती रहती है। तो ये जो है मार्क्सवाद का जो आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसी रूप में मार्क्स ने इसको व्याख्यायित किया है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? तो पहला तो है आंगिक एकता। वो कहता है कि विश्व में भौतिक पदार्थों की सत्ता है, यानी मटेरियलिज्म, और ये भौतिक पदार्थ और घटनाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गतिशीलता, तो प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ गतिशील है। परिवर्तनशीलता एक अन्य विशेषता है। तो आर्थिक शक्तियां सामाजिक विकास के लिए प्रेरक का कार्य करती हैं। भौतिक जगत के निरंतर परिवर्तनशील होने के कारण सामाजिक जीवन में उसी के अनुरूप परिवर्तन होता है और परिवर्तन की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक तरीके से चलती है। ये मार्क्स के द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषता है। वो परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की भी बात करता है। मार्क्स का कहना है कि परिवर्तन परिमाणात्मक यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से होता है, और सामाजिक विकास प्रारंभ में परिमाणात्मक होता है, लेकिन एक स्थिति के बाद ये क्रमागत रूप से गुणात्मक में बदल जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक प्रमुख लक्षण ये है कि ये क्रांतिकारी प्रक्रिया है और सामाजिक विकास के परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण को एक क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जा सकता है। वाद प्रतिवाद संघर्ष, ये भी हमने जाना है। थेसिस और एंटीथेसिस का जो संघर्ष है, ये भौतिक वस्तुओं के दो पक्षों सकारात्मक और नकारात्मक के मध्य संघर्ष के दौरान पुराने तत्व नष्ट होते हैं और नए तत्व जो है उत्पन्न होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के 3 बुनियादी नियम हैं। एक तो है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम, दूसरा है परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन, और तीसरा है निगेशन ऑफ निगेशन यानी निषेध के निषेध का नियम। यानी एक प्रक्रिया समाप्त होती है, उसी के आधार पर दूसरी प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बाद आइए मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में जानते हैं। ये मार्क्स का महत्वपूर्ण विचार है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स में जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद को इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत माना जाता है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामयिक विकास के संदर्भ में मानना इतिहास की व्याख्या है, और इसका परिणाम ये होता है कि मार्क्स जो कहता है कि सभी घटनाएं आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम होती हैं। अन्य किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसके किसी भी व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यही मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सार तत्व है। आप देखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद इस धारणा में विश्वास करता है कि समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं और वे राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, बौद्धिक तथा नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो आर्थिक संबंध हैं वही समाज के अन्य संबंधों को निर्धारित करते हैं। मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या के लिए आधार यानी बेस और अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर का उल्लेख करता है। मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या में आधार और अधिरचना का सिद्धांत आता है और समाज की आर्थिक संरचना को वो आधार कहता है और समाज के कानूनी, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचे और सामाजिक चेतना को वो अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर की श्रेणी में रखता है। इसको आइए इस चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक भौतिकवाद की प्रक्रिया किस तरह से चलती है, इसको आइए समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रक्रिया में जो समाज होता है उसमें आधार और अधिरचना होती है। आधार क्या है? तो ये उत्पादन प्रणाली
उत्पादन प्रणाली यानी प्रोडक्शन सिस्टम जो है, इसमें दो तत्व होते हैं, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध। तो समाज जो है, समाज में जो आधार होता है वो उत्पादन प्रणाली होती है। उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन संबंध होते हैं। उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के साधन होते हैं जिसमें यंत्र और उपकरण होते हैं, तथा श्रम शक्ति होती है जिसमें मानवीय ज्ञान, निपुणताएं और स्किल्स शामिल होती हैं। उत्पादन संबंधों में क्या होता है कि सामाजिक विन्यास और परस्पर विरोधी वर्ग होते हैं। सामाजिक विन्यास में दासता का युग, सामंती समाज, पूंजीवादी समाज, समाजवाद और साम्यवाद की स्थिति आती है, चरण आते हैं। और परस्पर विरोधी वर्गों में स्वामी और दास के संबंध। इन जो अलग अलग काल है इसमें अलग अलग परस्पर विरोधी वर्ग होते हैं, स्वामी और दास, जमींदार और किसान, पूंजीपति और कामगार। ये उत्पादन संबंधों के आधार पर विकसित वर्ग हैं। सुपर स्ट्रक्चर मॉडल जो आर्थिक संरचना के आधार पर बनती है, उसमें राजनीतिक और कानूनी संरचना, धर्म, नैतिक आदर्श, सामाजिक प्रथाएं, कला, साहित्य और संस्कृति इत्यादि होती है। और मार्क्स का कहना है कि जो अधिरचना होती है ये आधार पर निर्भर करता है, यानी अधिरचना किस प्रकार की होगी इसको निर्धारित करने वाला कारक आधार यानी उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन के संबंध होते हैं। आप देख सकते हैं मार्क्स के अनुसार भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली मानव जीवन की राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्धारण करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का स्वरूप जो है वो भौतिक अवस्थाओं से ही उत्पन्न होते हैं। उसमें उत्पादन के जो प्रणाली होती है, उत्पादन के संबंध और उत्पादन कारकों पर निर्भर करता है। उत्पादन प्रणाली या संबंधों में जो परिवर्तन होता है वो मनुष्यों के सामाजिक संबंधों को परिवर्तित करता है। जैसे वो बताता है कि जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंत वर्ग, जब उत्पादन भाप की चक्की से होता है तो पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग का आविर्भाव होता है। और उत्पादन प्रणाली से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला तो उत्पादन का तकनीकी स्वरूप क्या है, यानी वो हस्तशिल्प, कृषि या औद्योगिक तरीके से होता है। दूसरा, उत्पादन किस तरह के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत होता है, यानी वो दास प्रथा, सामंतवादी, पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न होता है। इसी तरह ये चीज़ें उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और मार्क्स का कहना है कि उत्पादन प्रणाली जो है इसका निर्माण उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंध से होता है। उत्पादन की शक्तियों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला तो उत्पादन के साधन, उपकरण, यंत्र क्या हैं, और श्रम शक्ति यानी उत्पादन कार्य में शामिल लोगों के ज्ञान, निपुणता, अनुभव और क्षमता के क्या स्तर हैं। इस प्रकार उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध होते हैं। उत्पादन के संबंध से ये स्पष्ट होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान लोगों के बीच आपसी संबंध किस तरह का है। उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के कारण वे प्रभुत्वशाली वर्ग हैं या इनसे वंचित होने के कारण पराधीन वर्ग की श्रेणी में शामिल हैं, इसका निर्धारण उत्पादन संबंधों से होता है। मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था का आधार सिद्ध करते हुए मानव समाज के विकास को 5 जो है भागों में या 5 चरणों में विभाजित करता है। ये 5 चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की व्यवस्था और अंत में साम्यवादी अवस्था की बात करता है। इसको आइए समझते हैं। उत्पादन के साधन और संबंधों के आधार पर जो है सामाजिक व्यवस्था को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आदिम साम्यवादी युग या प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या है? तो ये समाज का आदि स्वरूप था। इसमें उत्पादन के साधन बहुत सरल, अनगढ़ अवस्था में थे, जैसे पत्थर और हड्डियों के बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जीवन प्रणाली अनिवार्य रूप से सामूहिकता के आधार पर संगठित थी आदिम साम्यवादी अवस्था में।
ये सामाजिक विकास की पहली अवस्था थी और इसमें जो है मुख्य रूप से पत्थर के औजार, धनुष बाण मुख्य साधन थे। शिकार करना, मछली मारना, कंदमूल एकत्र करना मानव का जो है मुख्य व्यवसाय था। दूसरा युग दास्ता का युग प्रारंभ हुआ। आप जान लीजिए, दास्ता का युग वो था कि भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे और दस्तकारी का उदय हुआ। इसमें समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रम विभाजन उठ खड़ा हुआ। उत्पादन के साधनों पर स्वामी वर्ग का वैयक्तिक अधिकार हो गया और अधिशेष के स्वरूप का विकास हुआ और इसी कारण समाज दो वर्गों में, स्वामी और दास में विभाजित हो गया। स्वामी के द्वारा दास का शोषण किया गया और लोहे के आविष्कार से कृषि का विकास हुआ और ये व्यवस्था दास व्यवस्था या दासता का युग कहा जाता है। तीसरी व्यवस्था सामंतवादी समाज या सामंती अवस्था थी। उत्पादन के साधनों में जब और उन्नति होती है, लोहे के हल, करघे आदि का चलन होता है, तो उत्पादन के साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि कृषक या श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता से करें। तो दास प्रथा के स्थान पर नए प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए जो सामंती प्रथा के नाम से जाने जाते थे। सामंती व्यवस्था में सामंत समस्त भूमि यानी उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे, लेकिन भूमि पर खेती और दस्तकारी का कार्य किसान और श्रमिकों के द्वारा किया जाता था। सामंतवादी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, जमींदार और किसान में। जमींदार भूमि का स्वामी होता था और किसान द्वारा श्रमिक के रूप में उस पर कार्य किया जाता था। चौथी व्यवस्था आप जान लीजिए कि पूंजीवादी व्यवस्था या कैपिटलिस्ट सोसाइटी का उदय हुआ। समाज में इस व्यवस्था में दो वर्ग हुए, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जिससे उत्पादन के साधनों में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया गया। इस अवस्था में जो पूंजीपति या कैपिटलिस्ट होता है वो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य उसके द्वारा नहीं बल्कि श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और श्रमिक इस अर्थ में स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते, लेकिन श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन न होने के कारण उनकी स्थिति दासों से अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन जो हाथ से चलाए जाने वाले औजारों के स्थान पर वाष्प और विद्युत संचालित मशीनों द्वारा किया गया। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति वर्ग का पूर्ण स्वामित्व हुआ और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण से वर्ग संघर्ष का जन्म हुआ। आप जानते हैं कि श्रमिक जो है उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं होता है। पूंजीवादी युग में उत्पादन के संबंधों के अनुरूप ही इस युग में राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन होता है और इसमें जो है दोनों वर्ग पूंजीपति और जो श्रमिक वर्ग है उनके बीच संघर्ष होता है और पूंजीपति अपने अधिक से अधिक लाभ की बात करता है, जबकि श्रमिक जो है वो और भी उसकी स्थिति खराब हो जाती है। पांचवा और लास्ट जो है साम्यवादी समाज है। एक ऐसी स्थिति आती है जब श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की व्यवस्था आती है, यानी इस युग में श्रमिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देता है, तो श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। उसके बाद जो समाज बनता है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी या साम्यवादी समाज बनता है। साम्यवादी समाज दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक तो सर्वहारा का अधिनायकत्व और दूसरा साम्यवादी समाज की स्थापना। सर्वहारा का अधिनायकत्व अभी हमने थोड़े से सामान्य रूप में जाना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्रांति के बाद सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित होता है और मार्क्स का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रतिक्रिया होती है और उसका परिणाम ये होता है कि ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था आती है और इसमें श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देता है। इस चरण में सबसे पहले पूंजीपति वर्ग के स्थान पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एक संक्रमणकालीन यानी
जो है ट्रांजिशन का फेज होता है, जो केवल कुछ समय के लिए रहता है। और इस चरण में सर्वहारा वर्ग का मुख्य कार्य पूंजीवादी व्यवस्था के अवशेषों को समाप्त करके समाजवादी समाज की स्थापना करना होता है। इसका दूसरा चरण साम्यवादी समाज या कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना करना होता है। जब पूंजीवादी तत्वों का पूरी तरह विनाश हो जाता है तो मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था यानी साम्यवादी अवस्था आती है, जिसको राज्य विहीन यानी स्टेटलेस और वर्ग विहीन यानी क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होती है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बाद साम्यवादी समाज होता है और मार्क्स कहता है कि साम्यवादी समाज की स्थापना मानव जाति के एक लंबे इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होती है। और साम्यवादी समाज में जीवन के सभी क्षेत्र जैसे उत्पादन, श्रम के स्वरूप, श्रम की परिस्थितियां, सामाजिक संबंध, संस्कृति और जीवन प्रणाली, जनता के विचार और दृष्टिकोणों में मौलिक परिवर्तन होता है। साम्यवादी समाज में वर्ग संघर्ष यानी जो क्लास स्ट्रगल है वो समाप्त हो जाता है। ये एक वर्ग विहीन समाज होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साम्यवादी अवस्था है। आप जान लीजिए कि ये समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होता है। इसमें कोई शोषक और शोषित वर्ग, दो प्रकार के वर्ग नहीं होते हैं, बल्कि केवल एक श्रमिकों का वर्ग होता है। क्योंकि मार्क्स राज्य को वर्गीय संस्था मानते हुए कहता है कि वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और इस समाज के अंतर्गत जो वितरण का सिद्धांत होगा वो ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता यानी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगी। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था विभिन्न कमियों के बावजूद अपनी पिछली अवस्था से अच्छी और उत्तम होती है, क्योंकि ये विकास के लक्ष्य के निकट होती है। इस कारण मार्क्सवाद जो है उसको प्रगतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इतिहास की आर्थिक व्यवस्था के बाद आइए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी जो सरप्लस वैल्यू थियरी है उसको जानते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का जो है मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसका विचार दिया है। और दोस्तों मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 1 में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है दास कैपिटल के। और मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को क्या कहता है? मार्क्स कहता है कि प्रत्येक वस्तु के दो तरह के विनिमय मूल्य हैं। पहला तो उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य का निर्धारण उपयोगिता या आवश्यकता के आधार पर होता है। विनिमय मूल्य का आशय जब किसी प्राकृतिक पदार्थ पर मानव श्रम व्यय होता है तो वो मानव श्रम उसका विनिमय मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य में ये माना जाता है कि मार्क्स का ये सिद्धांत पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कामगार वर्ग के शोषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है और ये मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित होता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो बहुत ही सामान्य है कि कोई वस्तु जिस दाम में बनाई जाती है उससे अधिक वस्तु पर बेची जाती है। देखिए, जब वो कहता है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार होता है, लेकिन बाजार में ये वस्तु बहुत ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसका अतिरिक्त धन जो है वो पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। यही धन अतिरिक्त मूल्य है। यानी ये उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वो वास्तव में पाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पूंजीपति लाभ से प्रेरित होकर श्रमिक को उसके श्रम का पूरा पारिश्रमिक नहीं देता है, जिससे श्रमिक पूंजीपति वर्ग के शोषण का शिकार होता है। और पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने जीवन यापन की आवश्यकता से अधिक पैदा करता है, लेकिन पारिश्रमिक के रूप में श्रमिक द्वारा किए गए अतिरिक्त श्रम का मूल्य उसे प्राप्त नहीं होता है और श्रमिक की मजदूरी का यही हिस्सा पूंजीपति का लाभ या मुनाफा होता है, जिसे मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है।
इस तरह अतिरिक्त मूल्य को मार्क्स ने पूंजीपति द्वारा बेईमान की कमाई माना है। मार्क्स का कहना है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है ये इसी शोषण को, पूंजीपति द्वारा किए जा रहे शोषण को दर्शाने के लिए मार्क्स ने प्रस्तुत किया है। अब आइए मार्क्सवाद के अंतर्गत एक प्रमुख सिद्धांत क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के विचारधारा में वर्ग संघर्ष यानी जो क्लास स्ट्रगल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है और साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथ्य भी है, पूछा भी जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स और एंगल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इसमें लिखा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरो सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी अब तक के सभी सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की यह धारणा ऑगस्टीन थोर से ली गई, लेकिन इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स के द्वारा ही की गई है। तो मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसके इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष पुरातन काल यानी आदिकाल से लेकर आज तक चला आ रहा है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। मार्क्स और एंगल्स ने अपनी संयुक्त रचना साम्यवादी घोषणा पत्र में ये घोषित किया कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार इतिहास में हमेशा से दो परस्पर विरोधी हित वाले वर्ग रहे हैं। दास प्रथा में स्वामी और दास, सामंत प्रथा में जमींदार और किसान और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक, ये परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं हमेशा। इनमें से एक वर्ग आर्थिक सत्ता प्राप्त वर्ग यानी हैप्स का होता है, दूसरे के पास आर्थिक सत्ता नहीं होती है, जो केवल अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करता है, उसको हैप्स नाट कहा जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक दो परस्पर विरोधी वर्ग होते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर संघर्ष होता है। ये विरोध किस तरह का होता है? क्योंकि पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और श्रमिक को कम से कम देना चाहता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की जो स्थिति होती है वो आगे चलकर वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शसनेस को जन्म देती है, जिससे सभी श्रमिक वर्ग शोषण के विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं और अंततः वर्ग संघर्ष क्रांति यानी रिवोल्यूशन को जन्म देता है। इसमें पूंजीपति वर्ग का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय होती है। इसका परिणाम ये होता है कि सत्ता की बागडोर पूंजीपति वर्ग से सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ जाती है। आप जान लीजिए कि साम्यवादी घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्वतंत्र व्यक्ति और दास, अमीर और सामान्य जन, भूस्वामी और भूदास, श्रेणीपति और दस्तकार, उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं और कभी लुक छिप कर कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं। इस पीड़ित की संघर्ष हर बार तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश में। तो ये जो वर्ग संघर्ष है वो सामाजिक क्रांति का एक तरीका है जिससे कि समाज का अनवरत विकास हुआ है। ये जो है मार्क्स का मानना है। ये अंत में वो ये भी कहता है कि यही जो वर्ग संघर्ष है यही अंत में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करती है और वर्ग संघर्ष की भावना ही पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है। और एक विचारक हैं कोकर ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उनको ये संगठित समुदायों में एकत्रित करती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनमें परस्पर संपर्क करके सहयोग स्थापित करके विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान कराती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। और इसी आधार पर कहा जाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के तत्व मौजूद होते हैं।
अब आइए देखते हैं मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राज्य का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मार्क्स का जो संपूर्ण दर्शन है उसमें इस विचार के द्वारा वो कैसे बताता है कि राज्य किस प्रकार का होगा और कैसे चलेगा। मार्क्स कहता है कि राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। ये एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग भेद को बनाए रखता है। राज्य का अस्तित्व तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे, यानी जैसे ही वर्गों की समाप्ति होगी राज्य भी समाप्त हो जाएगा। अगर हम मार्क्स के आदर्श वर्ग विहीन समाज की बात करें तो मार्क्स का जो आइडियल या जो उसकी उपलब्धि है वो एक क्लासलेस सोसाइटी है जो कि स्टेटलेस हो जाएगा। आप देखिए, इन वर्गों को बनाए रखने में राज्य की भूमिका होती है, लेकिन जैसे ही ये वर्ग समाप्त होंगे तो राज्य भी विलुप्त हो जाएगा और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी यानी साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, जिसमें न कोई वर्ग रहेगा और न ही कोई राज्य रहेगा। मार्क्स राज्य को वर्ग शोषण का यंत्र मानता है। ये देखिए, मार्क्स जो है वो राज्य को वर्ग शोषण का साधन या यंत्र मानता है। मार्क्स खुद कहता है कि राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की संक्रमणकालीन अवस्था के बाद मार्क्स एक ऐसे आदर्श विहीन राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें राज्य पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और एक जो है शोषण से मुक्त यानी एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अलगाववाद की संकल्पना यानी थियरी ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन या अलगाववाद की संकल्पना मार्क्स की क्या है? तो मार्क्स ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 यानी शुरुआत में जो तरुण मार्क्स की कृतियां हैं उसमें अलगाववाद की संकल्पना आती है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता, वो प्रकृति से, अपनी रचना से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। और ये परायापन 4 प्रकार के या 4 स्तरों पर होता है। पहला तो सबसे पहले मनुष्य अपने उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है, प्रकृति से पराया हो जाता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य अपने सहचरों या सहकर्मियों से पराया होता है और अंत में मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है। वो कहता है कि पूंजीवादी समाज में जो है कोई व्यक्ति एक पूरी, अगर जो कमीज का उदाहरण ले एक शर्ट का, तो पूरा शर्ट नहीं बनाता है, कोई उसमें बटन लगाता है, कोई पॉकेट लगाता है, कोई सिलाई करता है, कोई कटाई करता है, अंत में कोई उसकी पैकिंग करता है। जो कि पुरानी व्यवस्था में एक जो टेलर होता था वो एक चीज़ पूरी तरह से बनाता था, अपनी रचना को देखकर वो प्रसन्न होता था और अपनी जो क्षमता उसकी वो अपने से खुश होता था। लेकिन जब पूंजीवादी व्यवस्था आई तो कोई व्यक्ति एक ही चीज़ का उसमें एक पार्ट का उत्पादन करता है तो वो अपने उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया से कटता है, प्रकृति से पराया होता है, यानी वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसे अगर जो 8 घंटे 10 घंटे काम करना है तो वो फैक्ट्री में काम किया और वो अपने प्रकृति से, घर परिवार से पराया हो जाता है। और पूंजीवादी व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा ये कि अगर कोई व्यक्ति 2-4 दिन बीमार हुआ तो उसकी जगह पे नया श्रमिक आ जाता है। इसके कारण उसके जो सहकर्मी होते हैं उनसे उसका कोई लगाव नहीं होता है और इसकी अंतिम परिणति ये होती है कि मनुष्य अपने आप से भी पराया हो जाता है। यही मार्क्स की एलियनेशन या अलगाववाद की संकल्पना है। तो हमने मार्क्सवाद के बारे में सभी महत्वपूर्ण जो विचार हैं मार्क्सवाद से संबंधित, मार्क्सवादी सिद्धांतों के बारे में जान लिया। और आप जान लीजिए कि मार्क्स जो है, मार्क्स अपने समय और अपने समय के बाद का बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है जिसने अपने समय और आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है।
आप जान लीजिए कि मार्क्स की महानता जो है, मार्क्स की महानता पर दो विरोधी विचार व्यक्त किए जाते हैं। समाजवादियों के लिए वो देवता के समान है, पूंजीपतियों के लिए दैत्य या पिशाच है। लेकिन मार्क्स की महानता इस बात में है कि इतिहास में अभी तक ऐसा कोई विचारक नहीं हुआ है जिसके विचारों ने मानव जाति के इतने बड़े भाग को प्रभावित किया हो और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को इतने महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित किया हो जितना कि मार्क्स ने। और मार्क्स का नाम विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में और उसकी रचनाएं संपूर्ण विश्व के करोड़ों व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती हैं। मार्क्स की विशेषता यह है कि उसने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया, कल्पना लोकीय समाजवाद के स्थान पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत दिया है और उसने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक या भौतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। साथ ही साथ इसने श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म दिया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का इसने निर्माण किया और इसका महत्वपूर्ण कथन ये है कि विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें हैं और पाने के लिए सारा संसार है। तो आप जान सकते हैं कि मार्क्स दलित शोषित वर्ग का सबसे बड़े मसीहा के रूप में आता है, लेकिन पूंजीपति वर्ग का इतना भयंकर विरोध वो करता है कि एक वर्ग इसको विरोधी या पिशाच या दैत्य के रूप में भी इसको मानने लगता है। लेकिन इससे मार्क्स की देन या प्रसिद्धि कम नहीं होती है। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ स्मरणीय तथ्यों को कवर कर लेते हैं। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष में पूंजीवादी वर्ग का विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों असंभावी है। कार्ल मार्क्स ने घोषणा की है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जबकि महत्वपूर्ण कार्य विश्व को बदलना है। जोसेफ लास्की का कहना है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। मार्क्स का ये कथन कि मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है। हीगल की पद्धति को अपनाने के बावजूद वो हीगल के मूल तत्व यानी विचार या प्रत्यय को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वो भौतिक स्तर या भौतिकता को, मटेरियल को महत्व देता है, न कि आइडिया या विचार को। मार्क्स का कहना है कि हेगल के चिंतन में द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप रहस्यात्मकता के आवरण में छिपे उसके सार तत्व को देखना चाहते हैं तो आपको उसके पैरों के बल पर खड़ा करना होगा। और मार्क्स ने कहा है कि जो हीगल का द्वंद्ववाद था वो सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। सेबाइन का एक महत्वपूर्ण कथन है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत के लिए असंदिग्ध महत्व है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कार्ल मार्क्स के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जिसमें हमने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, इसकी रचनाएं और संपूर्ण राजनीतिक विचारों के बारे में महत्वपूर्ण ढंग से संक्षेप में समझने का प्रयास किया। ये वीडियो स्नातक, परास्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।